आह, राजीव जी, संविधान में संशोधन तो लगातार ये सरकार करते ही आ रही है और अपने मनोनुकूल ढंग से करते आ रही है। और उसमें लगभग दो तिहाई का एनडीए के पास हो जाता है जुगाड़। और कहीं ना कहीं से उसके बाद फिर जैसे बीजेडी है, आपने कहा बीजेडी शामिल हो जाती है, साथ दे देती है। कभी वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी की, ये साथ दे देते हैं। या एक आध और जो छिटपुट क्षेत्रीय दल है, उनका भी समर्थन मिल जाता है, ये लोग मैनेज कर लेते हैं। तो बहुत सारे संविधान में संशोधन तो इन्होंने अपने हिसाब से कर ही लिया। लेकिन असल बात यह है कि मुख्य बात, जैसे अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि अब वो ऐसे संविधान संशोधन करवाना चाहते हैं, संविधान का मूल ढांचा ही बदलवाना चाहते हैं। जैसे सेकुलर शब्द उसमें से निकल जाएगा, या हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात है। और बार बार जो होता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन लीडर और लॉन्ग लिव द लीडर, वो जैसे रूस में पुतिन साहब हैं, जैसे चीन में जिनपिंग साहब हैं, उस तरह का कुछ ये इनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि देखिए, पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं तो बातें आएंगी कि जो 75 पार का आपने नारा दिया है, जिसके चलते आपने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, हुकुमदेव यादव जैसे बहुत सारे नेताओं को आपने हाशिए पर डाल के घर बैठा दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो उस पर सवाल उठेगा, क्योंकि आप भी 73 साल के हो रहे हैं, 2 साल बाद आप भी 75 के पार हो जाएंगे। तो उसमें इस ढंग का कोई संशोधन हो जाए जो उनको आजीवन जब तक रहे तब तक वही रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे चाहे राष्ट्रपति रहे। कुछ इस ढंग का कुछ संशोधन करने के फिराक में ये लोग हैं, उसके लिए ये बातें कर रहे होंगे कि 370 के पार या 400 के पार। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह लगता है। असल बात क्या है कि अंदर से इनका विश्वास हिला हुआ है। इनको लग रहा है कि हम 250 भी पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कि नहीं दे 400 पार इस बार तो जाएंगे, हम तो 370 के इस बार पार जाएंगे। भाई कैसे जाएंगे आप? कोई उसका गणित होगा, कोई केमिस्ट्री होगी, कोई कुछ तो होगा ना। जी। अब दिल्ली में आपके पास 7 की 7 सीट है, हरियाणा में 10 की 10 सीट है, तो 7 से 8 कर लेंगे आप, हरियाणा में 10 से 11 कर लेंगे आप, गुजरात में जितनी है उसमें से एक और 2 सीट बढ़ा लेंगे आप, क्योंकि सारी सीटें तो आप ही के पास है। राजस्थान में सारी सीटें आप ही के पास है, मध्य प्रदेश में एक को छोड़ करके सारी सीटें आप ही के पास है, छत्तीसगढ़ में भी एक दो छोड़ करके आप ही के पास है, झारखंड में एक दो छोड़ दीजिए तो आप ही के पास है, कर्नाटका में अधिकतम आप ही के पास है। तो आप इसके अलावा कहां से पाएंगे? घटने की जगह तो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बढ़त कहां से लाएंगे? तो आप तो 300 के ऊपर भी नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी सारी सीटें अगर जीत गए तो। लेकिन आप देखिए, जैसे हरियाणा में जिस ढंग की बात हुई है, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, मौजूदा सांसद हैं, आपने सही कहा था कि जो कांग्रेस के दगे कारतूस हैं, जो घर का कचरा है, वो कूड़े के ढेर पे जा रहा है। लेकिन अब सुरेश पचौरी को आज तक तो हमको तो नहीं मालूम था कि 5-10 साल से वो कहीं सक्रिय, हमको मतलब ये नहीं कहने की बात है, लेकिन हमको तो लग रहा था कि वो हैं भी कि नहीं है, क्योंकि कहीं उनकी सक्रियता पिछले विधानसभा के चुनाव में भी कहीं नहीं दिखाई दी। आज उनका पता लगा कि अरे अभी तो है वो, तो वो सुरेश पचौरी को आप भाजपा में ला रहे हैं। और ब्रिजेंद्र सिंह कौन है? ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी भाजपा में चले गए थे। और हरियाणा में जो 3 सबसे बड़े परिवार रहे हैं जाट नेताओं के, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे जिनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी देवीलाल जिनके ओम प्रकाश चौटाला है, और चौधरी छोटू राम जो सबसे बड़े नेता होते थे जाटों के, जाट किसानों के, उनके नाती है चौधरी बीरेंद्र सिंह। वो परिवार की एक लीगेसी है जी। वो अगर आज आपके साथ मतलब छोड़ करके आपका साथ आ गए अगर कांग्रेस के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हवा हरियाणा में कितनी खराब जा रही है। और बंगाल की बात है, आदिवासी झाड़ग्राम का जो सांसद है कुनार हेम्ब्रम जी, छोड़ दिया आपको। उसने कहा कि नहीं, अब हम राजनीति में नहीं रहेंगे। अब राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो भविष्य तय करेगा, लेकिन भाजपा में नहीं रहेंगे, ये बात है। तो धीरे धीरे किसानों को, ओबीसीज में, दलित जातियों में
आदिवासियों में ये भावना जम रही है कि कहीं ना कहीं ये सरकार और ये पार्टी और इसको पार्टी को संचालित करने वाला जो संघ परिवार है, ये एक अलग संहिता लागू करना चाहता है। अंबेडकर की संविधान की संहिता को हटा करके मनु संहिता लागू करना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मनु संहिता भी नहीं करेंगे, ये मोदी संहिता लागू करना चाहते हैं। उसमें मोदी और मनु में कुछ घालमेल करके कुछ उस ढंग का करना चाहते हैं। तो अगर संविधान को बचाना है, अगर हर नागरिक को दूसरे नागरिक के बराबर का दर्जा, सबको बराबर एक समान का है। अब मोदी जी कहते तो रहते हैं कि हम तो भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब भाषण करते हैं तो उनको संदेश खाली याद आता है, उनको मणिपुर याद नहीं आता है। जी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो तथाकथित उत्पीड़न हुआ वो उनको याद आता है, लेकिन काशी विश्वविद्यालय में 2 बच्चियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, ये उनको नहीं दिखाई देता है। कानपुर में 2 बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस के पास उनका परिवार गया, न्याय नहीं मिला, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। बाद में दबाव पड़ने लगा उनके पिताओं, उनके परिवार के ऊपर, तो उसमें से एक बच्ची के पिता ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये मोदी जी के चिंतन में नहीं आता। कभी मोदी जी के परिवार का हिस्सा नहीं बनते हैं लोग। अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने के लिए बाबा साहब की एक युवक को उन्होंने गोली मार दी, पुलिस ने मार दी। इस तरह की घटनाएं आम हो रही है। मतलब उत्तर प्रदेश, देखिए जो अखबारों में छप रहा है, टीवी चैनल तो दिखाते नहीं है, लेकिन अखबारों में भी जो छप रहा है वो छन छन के छप रहा है, सेंसर्ड होने के बावजूद छप रहा है, विज्ञापनों के प्रलोभन के दायरे से थोड़ा हट करके छप रहा है। उसके चलते भी आप देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश के अखबार उठा करके, आए दिन दलित बच्चियों के साथ बलात्कार, पिछड़ी जातियों के ऊपर उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस ढंग के, जैसे दिल्ली में जो दिखाई दिया और उसके बारे में जिस तरह से समर्थन का जोर चढ़ा भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से भी चला कि साहब बड़ा बहादुरी का काम किया है। भाई बहादुरी का काम किया है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि चलो सड़क पे ट्रैफिक चलना चाहिए, ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नियम कानून बना दीजिए ना आप भाई, कि अगर कांवड़ यात्रा निकलेगी तो भाई शिवालय में ही जाके रहेगी, अगर भगवती जागरण होगा तो मंदिर में ही होगा, शिव के मंदिर में ही होगा, या दुर्गा जी के मंदिर में ही होगा, जगराता होगा तो किसी मंदिर में ही होगा, किसी पार्क में नहीं होगा, किसी सड़क पे नहीं होगा, कांवड़ यात्रा नहीं होगी तो मस्जिद में, नमाज भी मस्जिद में पढ़ी जाएगी। आप बना दीजिए ये नियम, एक नियम सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कांवड़ यात्राओं पे तो फूल बरसा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं और पुलिस के लोग जा जा करके उनको माला पहना रहे हैं, जगह जगह सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया जा रहा, पूरा का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उसके लिए पूरी सड़क खाली कर दी जाती है कि साहब इधर से नहीं जा सकते आप दिल्ली से। तो 2 तरह का नहीं चल सकता है। अगर कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो संविधान संशोधन की बात भी हो रही होगी तो उसमें जैसे प्रेम कुमार ने कहा बहुत जायज बात है वो, कि एक अल्पसंख्यकों को ये 2म दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, और उसी के बाद उसी कड़ी में फिर दलित और पिछड़ी जातियों का भी नंबर आएगा, क्योंकि इनके समाज में जो ठेकेदार, इनका हिंदुत्व के जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं लोग, वो तो मानते हैं ना कि भाई ये कहां से चूड़े चमार और फलाना ओबीसी अहिर गंवार ये सब जो है हमारे पैरों के नीचे बैठने वाले अब हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष बन जा रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री बन जा रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं, आईपीएस बन जा रहे हैं। इनको बदलना होगा। आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैंने सुना आकाशवाणी पे, हम तो सुनते नहीं है, लेकिन कभी जब कार चलाते हुए कभी कभार सुनते हैं जो खबरें आती है आकाशवाणी से, तो उसमें तो सारी खबरें मतलब मोदी जी से शुरू होकर के मोदी जी पे ही खत्म होती हैं। लेकिन उसमें किसी एक विचारक का, जो हमारे मित्र भी हो सकते हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो नए सिरे से विचार करना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। वो आरएसएस के हैं, अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो इसी तरह की जो बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन असल बात क्या है कि अब इसमें जो अपोजिशन की भूमिका होती है, राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, लेकिन आपको अब इन तबकों को एड्रेस करना होगा। जो दलित समाज है, जो ओबीसी के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको बताना होगा कि यह सरकार किस तरह से आपके हितों के विरुद्ध है। आपके कुछ चंद कालनेमी टाइप के कुछ जो नुमाइंदे हैं उनको लेकर के कहीं कुछ बना देंगे, एमपी बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, एमएलए बना देंगे, कहीं मंत्री भी बना देंगे, लेकिन आपके हितों का विरोध करते हैं ये।
जी। हम तो बार बार, कितनी बार हमने कहा कि भाई जिस दिन मोहन भागवत जी या नरेंद्र मोदी जी मनु संहिता को जला देंगे, मनुस्मृति को आग लगा देंगे, मेरे जैसा पहला आदमी होगा जब मैं जाकर उनका चरण चूमूंगा। कर दो आप अगर करना है तो, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मन में वो बातें हैं, मतलब सत्ता बनी रहे वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके अलावा समाज हम किस तरह का बनाना चाहते हैं वो असली बात है। उसी दिशा में अब ये लोग बढ़ रहे हैं। और अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई, अगर ये दलित समाज, ओबीसी समाज, अकलियत के लोग या आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर के अगर सामने नहीं आए, या सवर्ण तबकों में भी जो हैं, सवर्ण जातियों में भी जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो समाज की धारा से कट से गए हैं, वो लोग भी अगर लामबंद हो गए कि नहीं आएंगे, वो अहंकार छोड़ करके अपना सामाजिक संरचना का जो अहंकार पाले हुए हैं उसको छोड़ करके अगर नहीं आएंगे, नहीं उनको लगेगा कि नहीं साहब ये आरएसएस के लोग और ये मोदी जी के लोग, इनकी विचारधारा देश को रसातल में ले जाने वाली है, इस विचारधारा के खिलाफ अगर नहीं होंगे और तो बात बनने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर लोगों को ध्यान देना होगा और विपक्ष को उस पर कंसंट्रेट होकर के अभियान भी चलाना होगा लोग। लेकिन चूंकि पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट की चर्चा हुई, राष्ट्रवाद जगाया गया, फर्जी राष्ट्रवाद जगाया गया, उसके चलते इनको इतनी सीटें मिल गई थी, इसलिए उसमें तो कहीं कोई ये बात ही नहीं थी। लेकिन उस समय भी साउथ के राज्यों में, सिर्फ कर्नाटका को छोड़ दीजिए, तो कहीं भी इनको कुछ नहीं सीटें नहीं मिली थी। अब इस बार कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार है, तो साउथ में तो कहीं इनको कुछ मिलना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नॉर्थ में, खासतौर से हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, जहां इनको सारी सीटें इनके पास थी, लगभग दो चार इक्का दुक्का, जैसे मध्य प्रदेश में एक छूट गई हो, या उत्तर प्रदेश में 12-14 नहीं मिली होंगी, या बिहार में एक सीट नहीं मिली थी, तो बाकी सारी सीटें तो इन्हीं के पास थी। अब इसमें लगातार कमी हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश की बात हमारे मित्र लोग कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, सरकार बनाई है, लेकिन अगर मतों का अगर उस ढंग से थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो पता लगा कि कई पार्लियामेंट्री सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहां जितने विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। यानी कई सीटें अगर लोकसभा की अगर गंभीरता से लोग करें लोग, तो वो सीटें निकल जा सकती हैं। या उसी तरह से राजस्थान में पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार सारी सीटें यही लेकर गए थे, तो कहीं ना कहीं तो कम होगा। अब मान लीजिए दिल्ली में ही है, हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, उम्मीदवार बदल रहे हैं, फिर भी अभी 2 सीटों का अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आग तो लगी हुई है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ऐन मौके पे कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है जी। उधर पूरे किसान जो है लामबंद हो रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। अगर ओम प्रकाश चौटाला के लोग भी पता नहीं क्या करेंगे अंत में। देखिए सही बात यह है कि जिस दिन ये चुनाव की आचार संहिता लागू होगी, बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनीतिक नेता अपना भविष्य तय करके खुल के मैदान में आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो उनको लगता है कि साहब अभी कुछ बोले या कहीं किसी दल के साथ इंक्लाइंड हुए तो पता लगा कि ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी घर पे। शायद हो सकता कि बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि साहब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब ईडी सीबीआई नहीं कुछ कर पाएगी, तब उससे बंधन से मुक्त हो जाएंगे कम से कम चुनाव तक। तो इसलिए बहुत कुछ होने वाला है। अब जहां जहां इनकी जितनी सीटें बढ़ के आई थी, वहां सब सीटें इनकी, हर जगह से रिपोर्ट यही आ रही है कि घट रही हैं। अब घट रही है तो फिर बढ़ कहां रही है? नॉर्थ ईस्ट में ही जो जिस ढंग का राहुल गांधी को जो समर्थन मिला है पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, आप भी गए थे मणिपुर, तो आप भी देख करके आए थे जी। तो उन राज्यों में जो एक लहर सी चल गई थी पिछली बार, अधिकतम सीटें इन्हीं के पास आ गई थी, एनडीए के पास इनके आ गई थी, बीजेपी के पास आ गई थी। इस बार तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से बंगाल है, उसी तरह से महाराष्ट्र है, गुजरात में मान लीजिए 1-2 सीट भी अगर ये हारते हैं तो इन्हीं की तो कम हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। सीधी सी बात है। देखिए, अगर मैं बार बार कहता हूं कि विश्वास इनका हिला हुआ है। अगर विश्वास हिला नहीं होता, कॉन्फिडेंट होते, जीत के लिए कॉन्फिडेंट होते, तो इनके पास एक बड़ा मौका था। राजीव जी ये चाहते तो जितने भ्रष्टाचार के आरोप जिनके जिनके ऊपर लगाते रहते थे ये, उनको उठा उठा करके जेल में भेज देते जी। अजीत पवार को जेल में भेज देते आप, छगन भुजबल को जेल में भेज देते आप, हसन मुशर्रफ, नवाब मलिक को जेल में भेजते आप, आदर्श घोटाले के जिम्मेदार
अशोक चौहान को जेल में भेजते आप, हेमंत बिस्व शर्मा को जेल में भेजते आप, आपकी सरकार बन गई थी तो शुभेंदु अधिकारी को जेल में भेजते नारदा चिट फंड घोटाले में। ऐसा आपने नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए, इसलिए सबको जोड़ जाड़ करके कहीं से भी जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो। अब सुरेश पचौरी भी आपके काम के साबित हो सकते हैं, ये आपको इल्हाम हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि भरोसा आपका डिगा हुआ है। आप हारने की, आपकी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे गिरिराज सिंह का देखा ना आपने, वो भाजपा के लोगों ने जिस जंग से विरोध किया है बिहार में, अभी सत्ता पलट हो गया सबको, अब तो नीतीश कुमार भी साथ में आ गए हैं, उसके बावजूद गिरिराज सिंह के खिलाफ काले झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ लोगों ने विरोध किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कुछ बात इनकी चल नहीं पा रही है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी वो राम लहर की बात, कभी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो कभी लालू यादव ने वहां कुछ रैली में भाषण कर दिया, उसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता के गले उतर नहीं रहा। जनता के गले महंगाई बेरोजगारी ऐसी फंस गई है कि वो उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। जनता यही कह रही है कि भाई आप 10 साल से इसी में हमको घुमाते जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, ये वो सब ठीक है, आपने सब कर लिया, 370 भी हटा लिया, लेकिन एक चीज का जवाब बताइए ना भाई कि एक भी कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली में जाके बसा क्या? आप उत्तर भारत के लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं, वहां एक सब दिलवाएंगे, सब कराएंगे, मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक कश्मीरी पंडित को तो आप बता नहीं पाए हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है, सुलग रहा है। हालत यहाँ ये हो गई है कि जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पे उतना नहीं होगा जितना मणिपुर में कुकी और मैतई लोगों के आपस में बीच में हो गया है। कुकी मैतई इलाके में नहीं जा सकते हैं, मैतई कुकी इलाके में नहीं जा सकते हैं, और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक बार भी आप देखिए, मतलब जब मैं गिना रहा था, बता रहा था, कितनी दर्दनाक बात है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी लड़की का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, भाजपा के बड़े नेता का बेटा उसमें शामिल है, आज तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। एक पत्रकार ने उसकी आवाज उठानी शुरू की, उस पत्रकार को उठा करके गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। मतलब किस तरह का निजाम चला रहे हैं आप, किस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं आप? कौन सी गारंटी दे रहे हैं आप? वो गारंटी क्या अंकिता भंडारी को नहीं मिलेगी, उसके परिवार को नहीं मिलेगी, कानपुर की बच्चियों को नहीं मिलेगी, बीएचयू की बच्चियों को नहीं, बच्ची को नहीं मिलेगी, दलितों को नहीं मिलेगी, ओबीसी आदिवासी समाज के लोगों को नहीं मिलेगी। तो मौका तो आपने गंवा दिया। आपको एक बार मौका मिला था, 5 साल आपने पहले जुमलों में चला लिया, 10 लाख कितना भेज रहे थे, 15 लाख भेज रहे थे, कभी अच्छे दिन के सब्जबाग दिखा रहे थे। अब वो बता रहे हैं कि हमने जहां जहां कहा था, जो जो कहा था वो किया। क्या किया बता दीजिए आप। आप तो बचपन में चले गए थे मेट्रो देखने के लिए कलकत्ता में। अब पता नहीं आपका बचपन कब से कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, मालूम ही नहीं है। 1950 में पैदा हुए तो बचपन, अगर 84 में मेट्रो आई है कलकत्ता में, मैं उस समय था वहां, कलकत्ता में था उस समय, मैं वहां रविवार पत्रिका में काम करता था। तो आपका बचपन और बचपना जो है वो कभी जाता ही नहीं है। आपकी गारंटी में तो है कि भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। आपकी गारंटी में यह भी है कि सिकंदर जो है आकर के वहां आबे गंगा पटना के पास गंगा में उसका दीन इलाही के बेड़ा आपने वहीं डुबा दिया था, जबकि दीन इलाही का बेड़ा कोई था ही नहीं। दीन इलाही तो अकबर का शुरू किया एक धर्म का सेक्ट था। आप तो आपकी गारंटी में यह भी बताया जाएगा ना, आप तो भविष्य में यह भी पढ़ाया जाएगा कि साहब यहाँ पे मगहर में जो है गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ और संत कबीर एक साथ बैठ करके मंत्रणा करते थे, आध्यात्मिक विमर्श करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विवेकानंद जी लंदन में बैठ करके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करते थे। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, मतलब आपकी गारंटी में ही सब शामिल है कि आपके जो सुभाषित हैं, ये जो ज्ञान है आपका, वो भविष्य की पीढ़ी यही पढ़ेगी, यही पढ़ करके बड़ा होगी। तो लेकिन सीधी सी बात यह है, देखिए राजीव जी, आप अपने मन में कोई भी मंसूबे बांधिए, उसमें किसी को कोई रोक नहीं है। आपके मंसूबे 400 का आप करिए, 370 का करिए, या जो भी करिए, 500 का ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है जी। लेकिन जनता सब कुछ जानती है, और जनता की मार जो है ना बहुत करारी होती है, लेकिन बहुत शांति के साथ होती है। आप सोचिए, मैं बार बार वही उदाहरण देता हूं कि 1977 में इंदिरा गांधी जैसी 1971 की लोकप्रिय नेता, जो लोकप्रियता के चरम पर थी, और उनको हारते देर नहीं लगी थी,
और जनता में कहीं कोई आक्रोश, कहीं कोई प्रतिरोध सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो इंदिरा जी खुद हार गई, उनके बेटे हार गए, उनकी पूरी पार्टी हिंदी पट्टी के इलाकों से हार गई। तो आपके लिए भी ऐसा नहीं है, जनता खुल करके जरूरी नहीं है कि सड़क पर निकल करके आएगी और ये सब करेगी। हालांकि सड़क पर तो लोग आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात मैं खत्म करूंगा अपनी बात कहते हुए राजीव जी कि देखिए, संसद में आज की तारीख में भी जिस ढंग से इन्होंने किया है कि जो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया और सारे कानून पास कराए, तो इनसे लड़ने के लिए जरूरी होगा कि संसद से लेकर सड़क तक भी तैयारी करनी पड़ेगी। सड़क पर भी विपक्ष को लामबंद होना होगा और जो समाज है, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, अकलियत, आदिवासी समाज, इन सारे लोगों को और गरीब सवर्णों को एक साथ, क्योंकि उनकी समस्याएं भी सामाजिक अलग हो सकती हैं, समाज में उनका अपना जो जातिगत अहंकार या वो सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक समस्याएं लगभग एक है। बेरोजगारी उनके सर पे भी मंडरा रही है, महंगाई की मार उन पर भी मंडरा रही है। महंगाई की और बेरोजगारी की मार उन पर नहीं मंडरा रही है जो अरबपति खरबपति लोग हैं। तो जो मध्यम क्लास है, मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, तो इन पर तो है ही है। और दूसरी बात, एक चीज आप याद रखिए कि चुनाव आयोग का मामला चला है ना, इसको बहुत रहस्यमय सा लग रहा है कि इसमें मामला क्या है, आखिर में उन्होंने ऐसे मौके पर त्यागपत्र क्यों दिया अरुण गोयल ने। और अगर सरकार की मंशा थी कि अगर चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करना है तो 6 महीने पहले एक चुनाव आयुक्त रिटायर हुए थे, तो इस दौरान क्यों नहीं उनकी जगह पे उनका स्थानापन्न क्यों नहीं खोज लिया गया? चुनाव के समय 15 तारीख को क्यों करने की बात की जा रही है? और जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, सही बात है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला जो है वही होगा। उसमें अगर लिस्ट आ जाएगी सामने तो मालूम हो जाएगा कि किसने किसने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसके खाते में पैसा जमा कराए। अडानी साहब को कब कितना ठेका मिला और कब कितना उन्होंने पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड नकद क्या दिया, वो एक अलग चीज हो सकती है। नकदी की बात तो हो ही नहीं रही है, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो व्हाइट मनी जो जमा किया गया है, तो वो भी अगर सामने आ जाएगा तो जनता के सामने खुल के आ जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। और अगर 400 370 की बातें अगर इनकी जैसे कह रहे हैं ये, तो संविधान बदलने की बात तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला इनका टारगेट होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही निशाना बनाएंगे। ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होगी, तो कल के फैसले पर ज्यादा मुनस्सर करेगा कल क्या सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच होता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। क्योंकि एसबीआई ठीक है, वो तो वित्त मंत्रालय के पीएमओ के अधीन काम कर रहा है, उनके डिक्टेट पे ही काम कर रहा है। वो कतई नहीं चाहेगा कि उसके जो मुखिया हैं वो बदनाम हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक संविधान है, अभी भी है, अभी तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और संविधान के रक्षा का दायित्व तो अगर सुप्रीम कोर्ट पे है तो उसे इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाना पड़ेगा। सड़कों पे लोग चल रहे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सड़कों पे लोग चल रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी बाकी तमाम नेता, हालांकि हर राज्य में अलग अलग